संख्या बीएड फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग की सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो जानते हैं हम पहले मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स को हम कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एन आइडियल, ब्लूप्रिंट, सिमुलेशन, एग्जैक्ट रेप्लिका। एन आइडियल रूप में हम कह सकते हैं कि हम किसी के थॉट्स को फॉलो करना, उनके प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में एज इट इज फॉलो करना। तो रोल मॉडल जिसे हम कहते हैं ना कि हम अमिताभ बच्चन का फैन हैं, हम इनको अपने जीवन का आधार मानते हैं और जैसे वो करते हैं हम वैसे करते हैं, दैट इज एन आइडियल मॉडल। को सेकेंड रूप में हम इंटरप्रेट किया ब्लूप्रिंट में। ब्लूप्रिंट जैसे आपको मैं यहाँ पे मॉडल्स ऑफ टीचिंग करा रही हूँ, तो यहाँ मैं टीचर्स की बात करूंगी कि टीचर्स को ब्लूप्रिंट काम आता है उनके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने में, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे की हर तरह की से वो एवेल्यूशन करना है। इसके लिए वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग किस किस तरह के उनको क्वेश्चंस फ्रेम करती हैं कि ताकि बच्चे की हर कंटेंट में मास्टरी है या नहीं वो उस चीज़ को जान सके। फिर हमारा आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन टू टाइप्स का होता है जिसमें हम बात करते हैं रोल प्लेइंग और गेमिंग। नाम से ही पता चलता है रोल प्लेइंग, किसी भी करेक्टर का आप एज इट इज कॉपी कर रहे हो, उनका रोल प्ले कर रहे हो। मान लो आप जलियांवाला हत्याकांड का आपने एक प्ले किया है, तो उसमें किसने जनरल ओडायर की भूमिका निभाई, जो कौन क्रांतिकारी थे, तो उनमें आप उनका रोल प्ले करके उस बात को एक्सप्रेस करते हैं कि उस टाइम ऐसा क्या था कि जिससे उनको हमें उनसे प्रेरणा मिली। फिर आता है हमारा एग्जैक्ट रेप्लिका। एग्जैक्ट रेप्लिका की बात की जाए तो दैट इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द होल रिप्रेजेंटेटिव। तो मॉडल्स को अगर हम जनरलाइज करें तो मॉडल्स इन जनरल आर मिनिएचर रिप्रेजेंटेटिव दैट समराइज डाटा एंड एक्ट एज एन एड टू कॉम्प्रिहेंशन। अब हम मॉडल्स का मीनिंग तो अच्छी तरह से जान गए। होप सो कि आपको मॉडल्स के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया कि मॉडल्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमारे 4 मॉडल्स हैं। इन चारों मॉडल्स में हमें जो हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि वो 6 एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फोकस, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। सिंटेक्स की बात की जाए तो सिंटेक्स रेफर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल इन एक्शन, कि वो सीक्वेंसिंग क्या है, कि हमें किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका सीक्वेंसिंग करनी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ये एलिमेंट कंसर्न करता है कि हाउ द टीचर रिस्पॉन्ड टू द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट, की टीचर बच्चों के रिस्पॉन्सेज को कैसे रिएक्ट कर रही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। ये डिस्क्राइब करता है कि स्टूडेंट का रोल कितना है, टीचर का रोल कितना है और उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो क्लासरूम में लर्निंग जो होगी और टीचिंग जो होगी वो इफेक्टिव होगी। सपोर्ट सिस्टम, इट रेफर्स टू द फैसिलिटीज टू टीचर एंड स्टूडेंट्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। ये टीचर को फैसिलिटीज देती है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज को बच्चों के सामने इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है, कि कौन सी स्ट्रेटेजी, टीचिंग की स्ट्रेटेजीज को। ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट, देखो कोई भी काम किया जाता है तो वो किस लिए सीखा जाता है, अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने के लिए। तो लर्नर जब किसी चीज़ को सीखता है तो वो उसको अदर सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेगा, ये हमारा 6 एलिमेंट हमें बताता है। तो अब हम फर्स्ट मॉडल जो आपका होगा वो मॉडल्स हम मास्टरी और लर्निंग मॉडल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Mastery Learning Model. It is given by John B. Carroll in 1963. Mastering Learning Model is a new instruction model. ये डेवलप किया था B.S. ब्लूम ने 1971 में। जैसे ही नाम से पता चला मास्टरी करवाना, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है करिकुलम के उद्देश्यों को अचीव करना। इसके लिए टीचर को सबसे पहले क्या करना होता है, टीच करना होता है, फिर वो टेस्ट लेती है, फिर टीच करती है, फिर टेस्ट लेती है। ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में सक्सेसफुल नहीं हो जाती। टीचर कहे चाहे तो बच्चों को 100% वो अचीव करा सकती है जो वो उन्हें सिखाना चाहती है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आपने देखा है ना कि हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दैट इज कि हम मास्टरी में यही फॉर्मूला अपना के चलते हैं, और यही चीज़ है कि ये ट्यूटोरियल मेथड भी इसलिए कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट की। तो मास्टरी लर्निंग मॉडल के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कि इसका मेन एम है कंट्रोलिंग द पेस ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चों की सीखने की गति पे कंट्रोल करना, उसके एप्टीट्यूड पे कि वो कितनी कैसे सीखता है। देखो हर बच्चे की सीखने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। कोई स्लो लर्नर है, कोई क्विक लर्नर है।
लेकिन हमारा को क्या है, हर बच्चे को मास्टरी करानी है। तो यहाँ पर टीचर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि अपने सब्जेक्ट में एक ऐसा सेटिस्फैक्ट्री लेवल करना जो हर बच्चा उसको एक्वायर कर सके। फिर सेकेंड एलिमेंट आता है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स में वही हमारे 6 फेसेस हैं जिसमें हम पहले भी कर चुके हैं। फेसेस ऑफ टीचिंग अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 स्टेजेस कराए थे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। उसी में प्री एक्टिव हमने प्लानिंग किया था, तो यहाँ पर भी हमें मास्टरी कराने के लिए क्या करनी पड़ेगी, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा हमारा क्या होगा, टीचिंग फॉर मास्टरी, एंड थर्ड इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर डायग्नोस्टिक मास्टरी। हमें मास्टरी करनी पड़ेगी, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उसके लिए फिर टीचर क्या करेगी, डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करेगी। अब हर बच्चे को मास्टरी कराना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो क्या करती है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना देती है और उसमें वो उनकी हेल्प करती है ताकि उसमें पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स सबकी हेल्प ली जाए। यहाँ पर सफिशिएंट टाइम दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए ताकि उनकी उस कंटेंट के ऊपर मास्टरी हो सके। फिर टीचर इवैल्यूएट करती है ताकि उसे पता चले कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है। फिर उसके बाद जहाँ पर उसको प्रॉब्लम आई होती है वो उसको वहाँ रेमेडी देती है। क्यों देती है रेमेडी, मास्टरी कराने के लिए। और फिर लास्ट में समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है कि ओवरऑल कराने के बाद बच्चे ने कितनी % मास्टरी उस कंटेंट पे कर दी। फिर आगे वो अपनी फर्दर यूनिट पे जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने पहले ही बता चुके हैं कि टीचर बच्चों को के रिस्पॉन्सेज को कैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर मास्टरी कराने के लिए सबसे पहले टीचर को क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, रेनफोर्स करना पड़ेगा। रेनफोर्समेंट भी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब वो उनकी लर्निंग क्षमता, कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए 2 तरह का रेनफोर्समेंट देती है। अब यहाँ पर टाइम बाउंडेशन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर टीचर को क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मास्टरी कराने के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होगा, पेशेंस रखना। तो सोशल सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा और उसमें टीचर का रोल इम्पोर्टेंट होगा और वहाँ पर उसका मेन काम होगा बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनका उनके सब्जेक्ट में मास्टरी कराना। इसके लिए उनके बीच में क्या होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और यहाँ पर अगर मैं एक बात कहूँ तो टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे की सक्सेस और फेलियर के लिए। क्यों, क्योंकि उसको अगर बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा है तो बच्चे जल्दी ही सीख सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे हमने ब्रैकेट में भी लिया हुआ है, फैसिलिटीज टू टीचर, कि वही कि टीचर्स किस किस फैसिलिटीज को यूज करता है अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका मेन एम्फेसिस वो किया जाता है डायग्नोस्टिक सेस पे, कि डायग्नोज करना, उसको पहचानना है कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ है। इसके लिए वो उसको प्रॉपर टाइम देती है, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम से पढ़ाती है, अलग अलग तरीके से उन्हें पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी देती है। जिन्हें स्लो लर्नर होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ाया जाता है। अब इसके लिए वो टेक्स्ट बुक भी देखती है, असाइनमेंट भी देंगी, उन्हें इस तरह से वो विजुअल मटेरियल देगी कि वो किसी भी तरीके से सीख सकें। अब इसके लिए वो मल्टीमीडिया है कि उनको आपने एजुकेशनल गेम के थ्रू भी पढ़ा सकती है। टीचर को देखो मास्टरी कराने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि बच्चों को ओवरऑल किसी कंटेंट पे उसके कॉन्फिडेंस, मतलब उसका होल्ड हो सके। कॉन्फिडेंस जब आता है जब हमारी उस कंटेंट के ऊपर मास्टरी हो जाती है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट। यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बात ये होती है कि बच्चे को सेल्फ इनिशियल लेना पड़ता है, वो खुद तैयार होना चाहिए और एनालाइज करेगा, तभी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज डेवलप हो पाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रिएटिव पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, या मैं कहूँ पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो सकता है। अब मास्टरी करने के लिए टीचर्स को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसे डिवाइडिंग द कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल पार्ट्स में। फिर वो हर स्मॉल पार्ट का ऑब्जेक्टिव जो आइडेंटिफाई करेगी और उसका ये देखेगी कि उसको किस कंटेंट पे ज़्यादा मास्टरी करानी है। उसके लिए उसे क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, कैसे कैसे परफॉर्मेंस टेस्ट बनाना पड़ेगा, और फिर वो डायग्नोज करेगी किस परफॉर्मेंस टेस्ट में बच्चे की प्रॉब्लम आई है। फिर उन्हें वो रेमेडी देगी, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट लेगी, और अगर उसमें भी उसको प्रॉब्लम पाती है तो फिर वो उनको फीडबैक देती है। अब एडवांटेजेस क्या, सेल्फ पेसिंग है, बच्चे की सीखने की क्षमता पर, उसकी सीखने की स्पीड पर निर्भर करता है कि वो स्लो लर्नर है या क्विक लर्नर है, और डिग्री ऑफ मास्टरी कि वो कितने % उसने अचीव किया। इसके लिए वही सेल्फ इनिशियल और सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए जी बच्चों का। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें एबिलिटीज होनी चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन, बच्चों को मतलब वो अपने बारे में सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है कि वो कंटेंट पे उसकी मास्टरी है, उसका होल्ड है, और ये सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अगर मैं कहूँ साइंस, मैथ्स, उनमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है, तो हम उस पर उनकी मास्टरी करा सकते हैं, और ये सभी बेसिक स्किल्स पे काम आता है और ये सभी सब्जेक्टों के लिए यूजफुल है।
अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। इसके लिए हमें ऑल्टरनेट मटेरियल फॉर लर्निंग, मतलब एक टीचर एक मेथड से पढ़ा रही है लेकिन उसको कई तरीके से समझाना पड़ता है, उसको ऑल्टरनेट मटेरियल की जरूरत होती है मास्टरी कराने के लिए। अब यहाँ पर मास्टरी और कैल्यू से बार बार क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ता है ताकि उसकी पता चले कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और फिर वही फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल एंड पेसिंग ऑफ द करिकुलम। अब करिकुलम भी उन्हें उसी टाइम पीरियड में कवर करना है जो हमें टाइम पीरियड दिया जाता है। अब वो एक ही कंटेंट की बार बार मास्टरी करवाने के लिए लगी रहेगी तो इट इज टू मच। ऐसे ही टाइम की बात की जाए तो टाइम लिमिट तो है नहीं, लेकिन क्या है फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एज देयर इज नो टाइम लिमिट टू गेट मास्टरी ओवर कंटेंट मटेरियल। अब वो नहीं है तो उस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा, किसी कंटेंट पर ज़्यादा टाइम लगता है, किसी कंटेंट पर टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर ये भी एक डिसएडवांटेजेस के रूप में सामने आता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।